क्लास। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम परिचर्चा विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम परिचर्चा के अर्थ, परिचर्चा शिक्षण की विशेषता और परिचर्चा शिक्षण के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिचर्चा का अर्थ, परिचर्चा किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, परिचर्चा शब्द जो सामान्य रूप से देखा जाए तो परिचर्चा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि उपसर्ग और चर्चा। चर्चा मतलब जानते हैं आप, बातचीत करना एक दूसरे से। परि का अर्थ होता है चारों ओर। जब चारों ओर से आप बात करते हैं एक दूसरे से, उसे ही हम परिचर्चा कहते हैं। अब आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसा है ये देख लीजिए, इसके अर्थ को और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। परिचर्चा एक परिसंवाद का रूप होती है। परिचर्चा के अंतर्गत पहले से दिए गए विषय पर अपने विचार प्रकट करना और दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त करना परिचर्चा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचार विनिमय करना ही चर्चा होती है। परिचर्चा के माध्यम से छात्रों का संकोच एवं झिझक को दूर किया जाता है। छात्र इस दौरान स्वतंत्र होकर अपनी बात कह सकते हैं। परिचर्चा से जहां एक ओर छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। इसलिए कक्ष में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु, समस्या तथा स्थानीय घटनाओं के विषय में चर्चाओं का आयोजन करना चाहिए। एक भाषा शिक्षक निर्धारित या पूर्व निर्धारित पाठ्य वस्तु का शिक्षण कक्ष में करता है। कक्षा में उसके शिक्षण का कालांश एवं उसकी अवधि निर्धारित होती है। शिक्षक अपने शिक्षण पदों या पाठ्य वस्तु की समाप्ति पर कक्ष में शिक्षण तत्वों की चर्चा का प्रावधान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिचर्चा अत्यंत ही आवश्यक अंग होता है शिक्षण कार्य का। परिचर्चा के माध्यम से ही हम छात्रों को अपनी विचार अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है उसका विकास कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परिचर्चा के माध्यम से हम किस प्रकार की अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं, मौखिक अथवा लिखित? तो डियर स्टूडेंट्स, इस दौरान हम मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करते हैं। परिचर्चा के दौरान छात्र अपनी शंकाओं और समस्याओं का समाधान एवं पाठ्य पुस्तक से संबंधित आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु अपनी बातों को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान करता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षक ही छात्रों की शंकाओं और समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि कक्ष परिचर्चा में प्रत्येक छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है तथा पाठ्यवस्तु से संबंधित विचारों को कई छात्र एक साथ व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिचर्चा एक ऐसा परिसंवाद का रूप होती है जिसके अंतर्गत पहले से दिए गए विषय पर अपने विचार प्रकट करना होता है और दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचार विनिमय करना ही चर्चा कहलाती है। विचार विनिमय का तात्पर्य होता है अपने विचारों को आदान प्रदान करना। ये हुई परिचर्चा का अर्थ। अब हम परिचर्चा शिक्षण की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसकी विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता है, पहली विशेषता, परिचर्चा में शिक्षार्थियों के समूह में परस्पर अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अंतःक्रिया होती है, जो एक समूह होता है, समूह के अंदर जो बातचीत होती है, उस दौरान जो हम दूसरे की बातों को सुनते हैं, अपने दिमाग में उसको रखते हैं, उसके बाद उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये जो परस्पर अंतःक्रिया का समय बनता है, सिचुएशन बनती है, वो एक दूसरे से हम प्रभावित भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। मान लीजिए आप
सामने वाले ने कुछ ऐसी बात की जिसके द्वारा हम उसके मत से प्रभावित हुए, या फिर हमने कुछ ऐसा बात कहा जिससे वह प्रेरित होता है। विशेषता, कक्ष में परिचर्चा करते समय विद्यार्थियों को लगभग एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः उसके समाधान में सुविधा होती है। अब एक ही प्रकार की समस्याओं का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि लगभग कक्ष में समान मेंटल एबिलिटी के, मानसिक योग्यता के छात्र रहते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं लगभग समान ही होती हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान स्वतः रूप से हो जाता है एक दूसरे से परिचर्चा के माध्यम से, या फिर शिक्षक उनकी समस्याओं का समाधान बीच बीच में करता रहता है। तीसरी विशेषता है, परिचर्चा द्वारा विद्यार्थी जो कुछ भी सीखते हैं उसका प्रभाव उनकी सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, परिचर्चा के माध्यम से जो समूह का निर्माण किया जाता है, उन समूहों में जो परस्पर अंतःक्रिया होती हैं उनका प्रभाव उनके सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। एक दूसरे से वार्तालाप करने की विधि, समाज में एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की सहभागिता कैसी की जाती है, ग्रुप एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ये सब उस परिचर्चा के माध्यम से वो सीख। परिचर्चा शिक्षण की चौथी विशेषता है, कक्ष परिचर्चा केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में ज्ञान एवं चिंतन का विकास करता है। कक्षा में परिचर्चा करते समय कई तर्क दिए और सुने जाते हैं, जिसके द्वारा परिणाम स्वरूप पूर्व ज्ञान तथा पूर्व सूचनाओं में नवीन ज्ञान व नवीन सूचनाओं की वृद्धि होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, परिचर्चा करते समय ऐसा नहीं है कि सामने वाले छात्र या फिर आपके द्वारा कोई नई बात कही जा रही है। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के लिए वह बात पुरानी हो, मगर यह भी संभव है कि उस परिचर्चा के दौरान आपको सामने वाला छात्र जो वार्तालाप कर रहा है, जो ज्ञान प्रदान कर रहा है, हो सकता है आप उनसे अनभिज्ञ हो या आपके लिए वह नई जानकारी हो या नई सूचना हो। इसलिए परिचर्चा की विशेषता यह भी है कि हम परिचर्चा के माध्यम से नवीन ज्ञान या नई सूचनाओं की वृद्धि करते हैं। परिचर्चा शिक्षण के पांचवी विशेषता, उच्चतम स्तर पर विद्यार्थी सामूहिक रूप से मिलकर सीखते हैं, सुझाव देते हैं, दायित्व बांटते हैं, प्रकरण का बोध करते हैं, प्राप्तियों का मूल्यांकन व परिणामों का मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। ये जो है पांचवा बिंदु, यह केवल उच्चतम स्तर के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि वही एक समूह के रूप में बैठते हैं और दूसरे के सुझाव देते हैं, प्रकरण का बोध करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। छोटे बच्चों के लिए यह संभव नहीं है कि किसी भी विषय वस्तु का वह मूल्यांकन कर सकें इतने बड़े स्तर पर। छठवीं और अंतिम विशेषता है, परिचर्चा की शिक्षण नीति शिक्षण के निम्न सिद्धांतों पर निर्भर करती है। कौन कौन से सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं। इसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रश्न पूछने और उत्तर देने के सामूहिक एवं समान अवसर का सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, सक्रिय सहभागिता का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, संभव नहीं है, उसके लिए दूसरे हाथ का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार सक्रिय सहभागिता, आप परिचर्चा के दौरान जब तक दोनों तरफ से दोनों पक्ष सक्रिय नहीं होते तब तक परिचर्चा सफल नहीं हो पाती। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ से दोनों पक्ष, दोनों समूह सक्रिय होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बातचीत हो रही है, जवाब दिया जा रहा है और अगला जो पक्ष है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल शांत है, तो परिचर्चा सफल नहीं हो पाएगी। दूसरा सिद्धांत है कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत। कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि इस दौरान जो छात्र होंगे वह स्वतंत्र होंगे, बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध या बंधन नहीं लगाया जाएगा, जिससे वह परिचर्चा के दौरान
अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकें। तीसरा और अंतिम जो सिद्धांत दिया गया है वह है प्रश्न पूछने और उत्तर देने के सामूहिक व समान अवसर देने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि प्रश्न पूछने और उत्तर देने का सामूहिक, समूह में प्रश्न पूछने का और समूह में उत्तर देने का एवं समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यदि आप समान अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं, दो ग्रुप में बांट के रखा है आपने, दो टोलियों में, ग्रुप ए और ग्रुप बी, यदि आप केवल और केवल ग्रुप ए से प्रश्न पूछ रहे हैं और केवल ग्रुप ए को ही जवाब देने का अवसर प्रदान कर रहे हैं तो इस दौरान परिचर्चा सफल नहीं हो पाती, क्योंकि आपने ग्रुप बी को कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया है या फिर आपने कम अवसर प्रदान किया है। तो इस दौरान परिचर्चा को सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस दौरान अगर इस प्रकार का अगर आप भेदभाव करते हैं तो इसका मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि आप समान अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं तो परिचर्चा सफल नहीं मानी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम परिचर्चा की आवश्यकता एवं महत्व की बात करते हैं। परिचर्चा की क्यों आवश्यकता होती है या फिर इसके क्या महत्व होते हैं। तो इसका सबसे पहला महत्व दिया गया है अभिव्यक्ति कौशल का विकास। कक्ष में परिचर्चा के दौरान शिक्षक तथा अपने साथी छात्रों के अनुभव को सुनने के पश्चात छात्र के मन में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उसे भी अन्य छात्रों या शिक्षकों की भांति अपने अनुभवों को सुनाना चाहिए। अपने अनुभवों से संबंधित परिचर्चा की प्रक्रिया में छात्र अपने विचारों को क्रमबद्ध एवं प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों में भी अभिव्यक्ति संबंधी प्रमुख क्षमताओं का विकास होता है। दूसरी विशेषता, श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना है पहले से ही पहली कक्षाओं में कि श्रवण कौशल का विकास संभव है परिचर्चा के माध्यम से। श्रवण कौशल का विकास क्यों संभव है? क्योंकि कक्ष में परिचर्चा करने से छात्रों में श्रवण कौशल का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि वह कक्षा में परिचर्चा के दौरान सुनाए जाने वाले शिक्षकों तथा छात्रों के अनुभवों को बड़े ध्यान से सुनता है। इन अनुभवों की विशेषता यह होती है कि ये मानव के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये ही मानवीय जीवन के उपयोगी और आवश्यक विषय होते हैं जिन्हें छात्र बड़े ध्यान से सुनता है। इस तरह छात्रों में श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास संभव माना जाता है। तीसरा महत्व है कथन में उचित धारा प्रवाह। कक्ष परिचर्चा के समय प्रायः अध्यापक यह अनुभव करता है कि छात्र रुक रुक कर घबराहट के साथ अपने अनुभव या कथन कहने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिससे वाणी की ओजस्विता या कह सकते हैं तेज समाप्त हो जाती है। जब छात्र लगातार कक्षा में अपने अनुभवों को सुनाता है तो वह दोष समाप्त हो जाता है और यही छात्र कथन को धारा प्रवाह रूप में कहने लगता है। इस तरह वह अपनी मौखिक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करने लगता है। चौथा महत्व है संप्रेषण में सहायक। तो परिचर्चा किस प्रकार संप्रेषण में सहायक है? तो कक्ष में होने वाली परिचर्चा संप्रेषण की प्रक्रिया में भी सहायक है, क्योंकि चर्चा करते समय शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष बिना संकोच के, बिना झिझक के अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को संपन्न करने के पश्चात छात्रों में प्रभावी संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है। अगला महत्व है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में सहायक। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। कक्ष में शिक्षक छात्र के बीच जब विषय वस्तु, अनुभव या परिवेश से संबंधित परिचर्चा होती है, तब छात्र परिचर्चा के समय अपने अनुभवों को सुनाते समय भाषागत अनेक अशुद्धियाँ करता है, जो कि उच्चारण एवं वाक्य निर्माण से संबंधित होती है। इस गतिविधि में जब शिक्षक
छात्र की सहायता करते हुए छात्रों की उच्चारण अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है। तब अभ्यास प्रक्रिया के पश्चात छात्र अपनी मौखिक अभिव्यक्ति या वर्णन में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करता तथा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण के रूप में भाषा का प्रयोग करने लगता है। महत्व का 6वां बिंदु है संकोच की समाप्ति में सहायक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संकोच की समाप्ति में सहायक। छात्रों में संकोच एवं हिचकिचाहट को दूर करने में कक्षा में होने वाली परिचर्चा एक प्रमुख साधन है। प्रायः देखा जाता है कि संकोच के कारण छात्र अपने अभिव्यक्ति को सार्थक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता। कक्षा में जब वह धीरे धीरे चर्चा करने लगता है एवं अपने अनुभवों को सुनाने लगता है तो छात्रों में संकोच की भावना का समापन होने लगता है। इस तरह वह धीरे धीरे सफल वक्ता बनने की ओर अग्रसर होने लगता है तथा अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण होकर प्रभावशाली रूप से भाषा कौशलों को आत्मसात कर लेता है। महत्व का 7वां एवं अंतिम बिंदु है मानक भाषा का प्रयोग। मानक भाषा का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है परिचर्चा के दौरान। कक्षा में परिचर्चा करते समय प्रारंभिक अवस्था में छात्र मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने में असफल होते हैं क्योंकि भाषा के संदर्भ में उसको विस्तृत ज्ञान नहीं होता। जब वह साथी छात्रों के अनुभवों को सुनता है और साथ ही शिक्षक के सहयोग से मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने लगता है, इन्हीं प्रयासों से छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति मानकीकृत भाषा के प्रयोग के कारण परिमार्जित एवं प्रभावी रूप से संपन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है इसके महत्व के बारे में। फिर से एक बार महत्व की चर्चा करते हैं। पहला महत्व है अभिव्यक्ति कौशल का विकास, दूसरा है श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास, तीसरा है कथन में उचित धारा प्रवाह, चौथा है संप्रेषण में सहायक और पांचवा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में सहायक, छठवां बिंदु है संकोच की समाप्ति में सहायक और सातवां बिंदु है मानक भाषा का प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में पढ़ा है परिचर्चा का अर्थ, उसकी विशेषता और परिचर्चा का महत्व। परिचर्चा के अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे जिसमें हम परिचर्चा के अनिवार्य भाग, उसके विषय और ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा की जाएगी। तो ये रहा परिचर्चा बिंदु का पहला भाग। इस बिंदु का दूसरा भाग दूसरे वीडियो में प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है परिचर्चा शिक्षण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।